अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। सबसे पहले बात करते हैं जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं, जिनको करने के लिए दिल तो चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इस असना में हमने देखा कि आर्मी चीफ ने मुलाकात की है ताजिर बरादरी से कराची में, लाहौर में, और उनको ये बार बार यकीन दिलाया गया है कि सऊदी हमें इतने पैसे दे रहे हैं, फिर चीन से हमें इतनी इन्वेस्टमेंट मिलेगी। ये अजीब बात है कि इस मुल्क में जमहूरी जो रहनुमा होते हैं, जो वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इतने MOUs किए लेकिन उस पर यकीन नहीं था। लेकिन आर्मी चीफ साहब जब फरमा देते हैं तो बात दुरुस्त समझी जाती है। अब ये उम्मीद फिर उजागर हो गई है कि शायद इस मुल्क में वाकई फिर एक दफ़ा से कोई हम बहाली देखेंगे, बदहाली नहीं देखेंगे। लेकिन साथ साथ चीनी की बढ़ती हुई कीमतों ने जिस तरह से ताजिर बरादरी को परेशान किया है, अवाम को परेशान कर दिया है, और जो स्मगल होती है चीनी, और उसकी जो रिपोर्ट इस वक्त पंजाब हुकूमत के जो निगरान वज़ीर आला हैं उन्होंने आपके सामने पेश कर दी है, उसमें यह वाज़े तौर पर बताया गया है कि चीनी एक्सपोर्ट हो रही है, ईरान भी और अफगानिस्तान भी, और इसमें कोई भी सूबाई हुकूमत अपना अपना किरदार अदा नहीं कर सकी। अब यहाँ से बैठ के तजवीज़ दे दीजिए या लंदन से बैठ के ट्वीट कर दीजिए, मसला सिर्फ ये है कि एक हुकूमत का फैसला नहीं था, ना कि नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर मजीद बात भी करेंगे। लेकिन ये इस असना में आपको याद है कि एक इल्ज़ाम लगा, नवीद कमर साहब ने इसको जस्टिफाई किया। आज इरफान सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं कि जी 17 लोग उनके थे तो 11 लोग हमारे थे, तो इकोनॉमिक कमेटी काउंसिल में हम कोई फैसला अकेले कैसे कर सकते थे, और उनकी जो थी वो मेजॉरिटी थी। इस पर ही मजीद बात कर लेंगे। नवीद कमर साहब, ये जो मामला है ये बड़ा संगीन है, क्योंकि एक चीनी कमीशन पहले भी बनी थी जो खान साहब के दौर में बनी थी, और जहांगीर तरीन साहब को बड़ा उन्होंने पॉइंट आउट किया था, जिससे उनकी दोस्ती भी मुतासर हुई थी। अब हमें पता है अगर 80 रुपए भी मान लीजिए कि रातों रात चीनी बढ़ी है, तो जो मुनाफाखोर हैं, जो स्मगल करते हैं, जो चीनी जिनके कारोबार हैं चीनी के, उनको तो रातों रात सोना चांदी में वो आप देखिए तो सही, इसको अगर कैलकुलेट करें तो कितना उन्होंने मुनाफा कमाया होगा। तो ये कैसे आप समझते हैं कि इसको रोका जाए? देखें, अगर पहले तो एक आपकी सेंटेंस मैंने सुनी, आपने कहा कि ईरान एक्सपोर्ट हो रही है, या एक्सपोर्ट और स्मगलिंग दो अलग चीजें हैं। लेट अस नॉट मिक्स द टू। एक्सपोर्ट्स आपकी फॉर्मली होती है, उसका पैसा आता है आपके जो है वो खजाने में, कम से कम उसका फॉरेन एक्सचेंज जाता है, बाकी तो जो रुपए जो भी एक्सपोर्ट करेगा उसके जेब में जाएंगे। लेकिन जब स्मगल होती है तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। आपको ना उस पर कंट्रोल होता है, ना आपको उसकी फॉरेन एक्सचेंज आपके रिजर्व्स में आती है, ना उसकी वजह से आपके कोई रिजर्व्स या आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है ना उसका आपको कोई फायदा होता है। तो स्मगलिंग ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट ना। स्मगलिंग से तो आप फॉर एग्जांपल जो इंपोर्ट होता है ईरान से, अगर पेट्रोल आ रहा है तो इट्स नॉट बीइंग इंपोर्टेड, वो तो स्मगल होके आ रहा है ना। तो आप पे जो टैक्सेस आप कस्टम ड्यूटीज लगाते हैं और उससे जो रेवेन्यू आपका बिलियंस में आता है वो स्मगल्ड उस पे तो नहीं आएगा। तो लेट अस डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू थिंग्स वेरी क्लियरली। अब लोगों ने किसने फायदा उठाया? आई थिंक सबसे पहले तो जो स्मगलर्स हैं उन्होंने फायदा उठाया। कीमत जरूर ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जिसके पास भी स्टॉक पड़ा हुआ है वो इसका फायदा लेगा। इसीलिए लोगों ने मेरे अंदाजे में जिनके पास भी है उन्होंने रोक लिया है। और ये जो रातों रात इतनी प्राइस एस्केलेशन हुई है इस कमोडिटी में, वो इसी वजह से हुई है कि लोगों ने इस एक्सपेक्टेशन से कि कीमत और बढ़ेगी और हमारे प्रॉफिट्स और बढ़ेंगे, उन्होंने मार्केट में रिलीज ही नहीं की। वरना नॉर्मली जो होता है, आपको पता है कि चीनी का जो साइकिल है वो शुगर मिल्स क्रशिंग स्टार्ट करती हैं एंड अक्टूबर, फर्स्ट वीक नवंबर, सेकंड वीक नवंबर में, और वो चलता है, कुछ फरवरी में खत्म हो जाती हैं और कुछ मार्च में आके बंद हो जाती हैं। और फिर वो रिलीजेस होती हैं थ्रू द होल ईयर। एक सर्टेन अमाउंट है, कोई अराउंड 6 लाख पर मंथ की हमारी कंजम्पशन है मेट्रिक टन की, तो उस हिसाब से रिलीज होती है। अब ऑल ऑफ अ सडन हमने ये देखा कि वो रिलीजेस कम हो गई इन द लास्ट 2 मंथ। अभी इतना कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं बचा, 2 महीने ही फुल बाकी रहते हैं एट द मोस्ट, बल्कि उससे भी कम है। और हमारे पास स्टॉक्स हैं मुल्क में, जितना रिलीजेस हुए हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि स्मगल हो गया है काफी सारा,
लेकिन उसके बावजूद सर मैं सॉरी ना कमर साहब, कता कलामी के लिए माजरत सर, लेकिन ये फरमा दीजिएगा जिनके कारोबार हैं, जिनके चीनी के कारखाने हैं, जिनकी अब निगरानी की जा रही है कि वहां पे क्या हो रहा है, तो ये कारोबार, इनमें सियासी जमातें भी मौजूद हैं, खुसरो बख्तियार साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, ओमनी ग्रुप है, शरीफ ब्रादरान भी हैं, जरदारी साहब के भी ताने बाने कोई चीनी कारोबार से तो डेफिनेटली मिलते हैं। तो ये सब नहीं कर रहे स्मगल और ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या यहां भी कुछ आपको लगता है कोई कसर बाकी है कि देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं, पहली चीज जो एक्सपोर्ट होनी थी आज से 6 महीने पहले हो गई, और वो एक लिमिटेड क्वांटिटी 2.5 लाख मीट्रिक टन जो था वो अलाउ किया गया, वो चला गया। 6 महीने के बाद उसका तो कोई आज की मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं होगा ना। आज की मार्केट पे तो वो इम्पैक्ट होगा जो कि आज हो रहा है इधर, और जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम चीजें स्मगल हुई। अब कितनी रिलीजेस किसने की, अब तो वो इनके पास भी डेटा भी होता है कि किस मिल ने कितनी प्रोडक्शन की और कितनी जो है वो मार्केट में रिलीज की। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू फाइंड आउट। लेकिन आप ये अजम्पशन कर रहे हैं कि जो शुगर बनाता है वही उसकी होर्डिंग करता है, वही उसकी स्मगलिंग करता है, ऐसा नहीं होता ना। जाहिर है कि इसमें इतने सारे प्लेयर्स बीच में आते हैं, और जो मार्केट में से आपने चीनी रिलीज की, उसके बीच में जो मिडलमैन है वो उन्होंने क्या किया, फिर आगे किसको भेजा, और स्मगल करने वाले तो बिल्कुल ही टोटली एक और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है ना, जिनको। ठीक है कमर साहब, अब जरा थोड़ा सा सियासी बात पर आ जाते हैं। चले, अब ये चीनी का मामला तो चलता रहेगा, लेकिन अब चीनी जो हमें इमदाद मिलनी है उसके तहत भी, और लेकिन ये जो मामलात हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो नैब के हवाले से जो आज समाअत है वो मुकम्मल हो गई है, फैसला महफूज हो गया है। अगर ये ओवरटर्न हो जाता है, ये जो तरमीम लेकर आए थे आपके जो हुकूमत में थे लोग, जो इसके जिम्मेदार भी हैं, अगर ये आज जिस तरह के हमें रिमार्क्स नजर आए, लगता तो यही है कि 2-1 का फैसला होगा। 2 फॉर खान साहब की पिटिशन के साथ खड़े होंगे, 1 खिलाफ खड़े होंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाज़े तौर पर नजर आएगा हमें ऑन ग्राउंड सियासतदानों के साथ? कोई घेरा तंग हो रहा है सबका? अब पता नहीं, आई होप कि ये रिट्रोस्पेक्टिव ये चीजें ना करें। डिपेंड करता है कि कोर्ट फाइनली डिसीजन क्या देता है। पहली चीज तो ये कि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये नहीं समझता कि कोर्ट्स का ये काम है कि वो बैठ के पूरी पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन के ऊपर एक सुपर जजमेंट में बैठ जाएं। फंडामेंटल राइट्स का अगर कहीं वायलेशन है तो डायरेक्टली बताएं ना कि ये फला राइट, लेकिन जनरल पब्लिक गुड के नाम पे है तो आप हर चीज पे फिर लेजिस्लेशन जो है वो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर तो खत्म हो गया ना। So as it is not a very good practice for courts to be interfering so blatantly in the legislative process. लेकिन having said that, we have to see how that will happen, या किसको वो करेंगे। वो शायद ये कहें कि जो लोग जिनको रिलीफ मिला है अंडर दिस न्यू अमेंडेड लॉ, और मजे की बात ये कि ये अमेंडमेंट्स ज्यादातर वो हैं जो कि खान साहब ने थ्रू एन ऑर्डिनेंस भी लाए थे, और आज फिर चैलेंज भी उसको कर दिया। तो ये भी एक जो है डबल स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं। सर देयर आर 2 ऑप्शंस, कमर साहब, देयर आर 2 ऑप्शंस। या तो ये पार्लियामेंट को वापस भेजा जाए कि इसमें ये फलां लकूना है, इसको आप एड्रेस कर लीजिए। पार्लियामेंट अभी है नहीं। अगर 6 माह, जिस तरह काकड़ साहब कह रहे हैं कि अगर रह गई हुकूमत और बड़े अच्छे चेंजेस लेकर आएंगे, तो 6 माह बाद ये जो मामला लटका रहेगा। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है कि ओवरटर्न हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, अगर तो ये ऑप्शन इन्होंने ये वाली ले ली कि वापस पार्लियामेंट भेजा जाए, तो फिर कहाँ मामला लटका रहेगा? कि क्या कोई रिलीफ मिल पाएगा या ऑन होल्ड चला जाएगा रिलीफ? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी फैसला आ जाएगा आज के दिन में, उन्होंने कहा। सो बाय द टाइम आई थिंक यू आर प्लेइंग दिस प्रोग्राम, वो शायद फैसला आ ही चुका हो। लेकिन बात सारी ये है कि अगर वो कहते हैं कि वापस पार्लियामेंट को भेजो, तो पार्लियामेंट नहीं है मींस के हर चीज लिम्बो में चली जाएगी। और अगर स्टे दे दिया उन्होंने, so मेरा ख्याल है कि ये sending it back to parliament is not an option. Most likely अगर उन्होंने इस पे एक्शन लेना है तो वो टर्न डाउन करेंगे। और उसका भी एक ट्रांजिशनरी पूरा वो होता कि सारे के सारे केसेस जो यहाँ से ट्रांसफर होके चले गए हैं मुख्तलिफ और इंस्टीट्यूशंस के पास, क्या वो वापस आएंगे? दोबारा से नैब उनको देखना शुरू करेगा, और देखना शुरू करेगा तो उनका क्या
इस पे पहले वो रहा है, अगर 5-5 साल तक एक इंक्वायरी चलती रहती है और वो क्लोज नहीं होती, और नैब कभी कोई चीज क्लोज नहीं करता क्योंकि उनके इंटरेस्ट में ये कि चीज लटकती रहे, तो फिर दोबारा से आप उनके कोर्ट पे बॉल फेंकेंगे तो मकसद क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करना है और कुछ भी नहीं है। और उससे किसी का कोई जाती फायदा हो रहा हो तो फिर शायद हो सकता है कि इस वजह से किया जा रहा हो। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने जाती फायदे के लिए किया, मैं तो कहूंगा कि जुडिशरी भी तो सोचे ना कि किसका फायदा है और किसका नुकसान है जो होगा। तो सर ओपन एंडेड फिर इंक्वायरी जारी रहेंगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि फौरी तौर पर जो हम देख रहे थे कि शरीफ साहब की वापसी आसान हो जाएगी, क्योंकि अब आपको पता है आईनी मुद्दत सदर साहब की भी इजाजत देती है कि वो अपने वक्त से ज्यादा रहना चाहें तो वो 100 बिस्मिल्लाह रह लें। आपके चीफ जस्टिस का वक्त खत्म होने वाला है, दूसरे चीफ जस्टिस ने आना है। आपको क्या नजर आ रहा है वाज़े तौर पर इन द कमिंग फ्यू वीक्स क्या होने जा रहा है? और जो सदर साहब ने डेट देनी थी इलेक्शंस की वो उन्होंने नहीं दी, किसी मीटिंग के तहत जो चौथे फ्लोर पर ऐवान सदर में हुई है, और जो 2 साहिबान थे, तो जाहिर है हर किसी की जबान पर यह बात आम है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की डेट देगा इवेंचुअली? नहीं, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की डेट न देगा न दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये जरूर रूल कर सकता है कि जी 90 डेज आर सैक्रोसेंट और इलेक्शंस जो हैं within those 90 days हो जाने चाहिए। So it's a possibility, चाहे मंडियाल साहब की कोर्ट करे या फैजीजा साहब की कोर्ट करे, वो it's a possibility कि वो इस चीज को जो है कहें कि इसको इम्पोर्ट्स कराया जाए। उसका मतलब ये है कि जो डिलिमिटेशंस वगैरह का प्रोसेस शुरू हुआ है, आई थिंक दैट विल हैव टू बी अबंडेंट, और हम जो 2017 वाला जो सेंसस है उसके बेसिस पे जो कि डिलिमिटेशन हो चुकी है और फिर वो फौरी तौर पे इलेक्शन करानी होंगे। 54 डेज अभी भी हमारे पास वो गुंजाइश है कि इलेक्शन फ्रॉम द डे दे अनाउंस इट टू द डे पोलिंग डेट तक वो 54 डेज में होना होता है। वो अभी भी इट्स अ पॉसिबिलिटी कि ये हो जाए, बट वी हैव टू सी हाउ द कोर्ट्स रूल इन दैट डायरेक्शन। उसके बाद जब चेंज होता है इन द सुप्रीम कोर्ट ना, उसमें भी हमें ये देखना होगा कि अब जो नया चीफ जस्टिस और नई फिलॉसफी लेके वो आते हैं तो उनका क्या स्टैंस रहता है इन चीजों में, क्योंकि जाहिर है कि अगर दे आर द डिफेंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट सेंस तो दे हैव टू देन मूव अकॉर्डिंग। लेकिन बहरहाल ये दोनों चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो नहीं भी होता तो जो इलेक्शन कमीशन को जो डेट्स जिस पे इस वक्त गौर कर रही है समथिंग लाइक एंड ऑफ जनवरी में रखा, लेकिन तब तक तो डेफिनेटली हो जानी चाहिए। उससे आगे अगर हम कहें तो खामखा के मुल्क को खतरात हम में धकेलेंगे। सर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन इलेक्शंस कब निकलेंगे ये इसकी तारीख कौन देगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वक्फा लेने जा रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे। दोस्त आशिका अवान साहिबा से पूछेंगे इस मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए क्या इस्तेहकाम है, पाकिस्तान को वोट देना होगा। और जो तेजी नजर आ रही थी एक हमें नजर आया कि फौरी तौर पर लोगों ने उनको ज्वाइन करना शुरू किया था, उसमें भी कोई हल्की सी ब्रेक सी लग रही है। अंदर के मामला क्या है और इलेक्शन उनको कब सूट करता है। फिर दोस्त आशिका अवान साहबा ज्वाइन करेंगी। उनकी कुछ ज़ाती मसरूफियत की बुनियाद पर हमारी टीम भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है लास्ट मिनट। फिर दोस्त साहिबा हमारी बड़ी रिलायबल गेस्ट हैं, अगर कुछ हुआ होगा तो हम श्योर कुछ ज़रूरी होगा, इसलिए हमने बड़ा शॉर्ट नोटिस पे रिक्वेस्ट की है। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया आपका हाशमी साहब। ज़रा ये फरमा दीजिए, क्योंकि अभी मेरी नज़र से जो मामला गुजर रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले की खबर भी आ रही है कि सेनेट का इजलास बुलवाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लाना चाहती थी, एक इजलास बुलवाना चाहती थी। अब उसको उस पर महंगाई, पेट्रोल की कीमतें, शुगर की कीमतें, इन तमाम चीज़ों पर बात करनी थी, लेकिन नून लीग ने कहा है सेनेटर्स ने कि आप ये ना इजलास तलब करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फिर पीटीआई के सेनेटर्स हमें कच्चा चबा जाएं। अब ये मैं एग्जैक्ट आपको खबर के अल्फाज बता रही हूँ, अब आप मुझे बता देंगे कि कच्चा चबा जाने से मुराद, और अगर इजलास भी नहीं तलब करना और एहतजाज भी करना है और फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी डालना है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी ताबेदार कि वो आपकी बात सुन के नई इजलास तलब करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई किसी का ताबेदार नहीं है, ना कोई किसी को कच्चा चिबा सकता है। ये मेरे ख्याल से क्रीमर है। हो सकता है एक फ्रेंडली सजेशन हो कि अगर कोई एजेंडा वाज़ेह नहीं है, कोई आइन साजी नहीं हो रही है,
तो फिर कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह से इजलास बुलाया जाए, वक्त भी जाया हो, पैसा भी जाया हो। तो ये पीपल्स पार्टी इतने तो दावेदार हमारी नहीं है कि, और फिर पीपल्स पार्टी जब साथ इत्तेहाद में थी तो उससे हमें कंसल्टेशन करनी चाहिए। अगर उनको इजलास बुलाना तो कंसल्टेशन करें और देखें कि क्या मारूजी हालात है, उसके मुताबिक करें। कोई किसी को कच्चा चबा नहीं सकता, क्योंकि पीटीआई के दौर में जो बुनियाद रखी गई थी, जो बीज बोया गया था, आज उसी के फसल हम काट रहे हैं। ये सारे जो जवाब हैं वो उनके और उनके जो फैसिलिटेटर थे उनके लगाए हुए पौधे जो आज कड़वा फल दे रहा है पाकिस्तान में। तो सर ये जो आप अब ये जो सदर के तरफ निगाहें हो गई थी कि सदर साहब अगले 72 घंटों में ऐलान कर देंगे इलेक्शन की डेट का, फिर ऐवान सदर में एक मुलाकात होती है, चौथे फ्लोर पे आमद और रफ्त बंद हो जाती है। सबको पता है कि वो किससे मुलाकात हुई है। उसके बाद उन्होंने जो डेट देनी थी वो तो नहीं दी। उसके बाद वो निगरान वजीर कानून से मिले हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर बड़ा वो अप्रीशिएट किया है उन्होंने कि निगरान वजीर आजम काकड़ साहब ने ये फरमाया है कि वो अमलदारी करेंगे जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा इस हवाले से। तो अब नजरें उनकी भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब लग गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार तो नहीं है तारीख देना। और यहाँ पर पाकिस्तान बार काउंसिल का भी प्रेशर बढ़ रहा है कि सदर इंतखाबात की डेट अनाउंस करें। तो कौन सा प्रेशर कामयाब होगा, क्योंकि 9 तारीख को उन्होंने एक मुल्क गिर हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है पाकिस्तान बार काउंसिल ने। तो किस तरफ जाते हुए आपको मामला दिखाई दे रहे हैं सर? देखिए, सदर पाकिस्तान तो ऐलान नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सदारती निज़ाम नहीं है और आइन में भी उनको इख्तियार हासिल नहीं है। अब वो 4 की मीटिंग करें या 14 की मीटिंग करें, वो मीटिंग करने में आज़ाद है, खुद मुख्तार है, कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि रियासत की जो मीटिंग है वो खुफिया नहीं होनी चाहिए, ऐलानिया होनी चाहिए। खुफिया जब आवाम की भलाई के लिए आप तो मीटिंग कर रहे हैं तो फिर आवाम को पता होना चाहिए कि क्या मीटिंग हुआ और कौन लोग मीटिंग में आए और हमारे मुफाद में क्या बातें की गई। अगर किसी को अपने जातीय एजेंडा के लिए बात कर रहे हैं तो वो फिर मीटिंग ना हुई, वो तो मीटिंग नहीं होती, वो तो साजिश कहलाती है। और वो वो बंद कमरे के इजलास को तो आवाम कबूल नहीं करती है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट को भी अख्तियार नहीं है। हाँ, इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि बर वक्त वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले साबित फरमाए और सारे लोग उस पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। लेकिन सर ये जो आपने कहा साजिश होती है अगर ऐलानिया ना हो, तो आपको पता है कि जबाबंदी तो कौन करता है और कौन ऐलान करता है ये हमें नहीं पता। लेकिन कुछ मुलाकातें आप लोग भी करते हैं, आपकी जमातें दुबई में बैठी मुलाकातें करती रही पीपल्स पार्टी, और आप आपस में बातें करते रहे। आप लोगों ने उस वक्त हमें वाज़े तौर पर कहा आपको बताना जरूरी नहीं समझते और ये सारी रूमर मिल फैक्ट्री है और ये तमाम तर चीजें हैं, और अगर हुई भी है मुलाकात तो हम आपको तफसीलात देने के पाबंद नहीं है। तो अगर जमहूरी हुकूमतें हमें पाबंद नहीं है तो फिर बाकी इदारों से क्या उम्मीद रखिए? नहीं, हम हर के पाबंद है, आवाम को भी जवाब दे पाबंद है, आपको भी पाबंद है, मीडिया को भी पाबंद है। मगर हमने इजलास नहीं किया, हम एक मुलाकात, आपने खुद कहा मुलाकात में और सरकारी इजलास में बड़ा फर्क है। एक निजी मुलाकात होता है, एक कारोबारी मुलाकात होता है, एक फैमिली की इवेंट्स होती है, एक सोशल गैदरिंग होती है। तो हमने कोई ना सोशल गैदरिंग की या हमने कोई फैमिली या कोई और निजी की, वो इजलास नहीं था। ऐवान सदर में जो है वो इजलास है। अच्छा, जरा ये फरमा दीजिएगा सर कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर नजरें टिकी हुई थी, लेकिन अब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कल एक प्रोग्राम में कहा है कि अवाम में जो दुख और रंज और गुस्सा है उसके पेश नज़र शहबाज शरीफ साहब को और डार साहब को फौरी तौर पर वापस आना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा भी एक्टिव हैं, लेकिन उनको यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, ना कि वो लंदन में बैठ के वहाँ से तजावीज़ दें। नवाज शरीफ साहब भले अक्टूबर में आ जाए, लेकिन उन दोनों को आ जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है क्या है अवाम का इस वक्त रद्द अमल? और एतजाज एहसन साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि कोई जुनूनी इनमें से किसी एक को, किसी भी लीडर को कुछ कर देता है तो यहाँ खाना जंगी हो जाएगी। देखिए, जमहूरी लीडर को कोई कुछ नहीं कर रहा। जमहूरी लीडर ने जो किया है वो भुगत रहे हैं, उनके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं किया। जो उन्होंने बोया था वो काट रहे। क्या जमहूरी लीडर मुस्तस्ना है आइन और कानून से? क्या जमहूरी लीडर के लिए जेल नहीं है? क्या जमहूरी लीडर अगर जुर्म करे तो उसे माफ कर दिया जाए? मादी में क्या कोई जमहूरी लीडर जिसने जुर्म ना भी किया था उसे माफ तो नहीं किया गया? तो एतजाज एहसन साहब अपनी जाती ख्वाहिशात तो रख सकते हैं, मगर वो खाना जंगी की बातें करके अपना खुद ही मजाक उड़ाएंगे। एक ऐसा आदमी कि जिसके दौर में पाकिस्तान ने सब ज्यादा कर्ज लिया, जिसके दौर में पाकिस्तान में एक ईंट नहीं लगा, जिसके दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी सत्यानाश हो गया, जिसके दौर में कश्मीर का मामला सर खाने से भी नीचे चला गया,
जिसके दौर में गुड गवर्नेंस नहीं था, जिसके दौर में पार्लियामेंट का बोलबाला नहीं था, आइन और कानून की हुक्मरानी थी, इंतकाम बने हुए थे वो और हर किसी को जेल में डाल देते। आज याद करें, इंतजार साहब शायद भूल गए कि वो जिनके बारे में बता रहे हैं वो अपने दौर में पाकिस्तान में किसी इज्जतदार आदमी को छोड़ा नहीं था बाहर, सब पे चोर डाकू के इल्जाम लगा के जेल में डाला हुआ था। ठीक है सर, आखिर में ये नैब तरमीम के मामले पर अगर थोड़ी सी आप रोशनी डाल दें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत तो मुकम्मल हो गई है, फैसला भी महफूज हो गया है, जो 2-1 का हमें फैसला नजर आता है वाज़े तौर पर अगर हम सिर्फ उनके कमेंट्स पे चले जाएं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर स्ट्राइक डाउन हो जाता है तो मामला कहां से शुरू होता है और ये फिर बिगाड़ मजीद होगा? क्योंकि सब कहते हैं हमने इससे फायदा नहीं लिया है, लेकिन बराह रास्त तो इसका फायदा सबने ही लिया है, तो फिर मुतासर कोई होगा। सबसे ज्यादा जो इसका फायदा लिया है वो आमरीत ने लिया है। सबसे ज्यादा जो फायदा किसी ने लिया वो इंतकाम ने लिया है। इससे पाकिस्तान की मईशत और माशरत पे कोई खास तब्दीली नहीं, पाकिस्तान के खजाने पे कोई तब्दीली नहीं, पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे में कोई तब्दीली नहीं। इससे अगर किसी को फायदा हुआ है तो जो लोग इंतकाम लेना चाहते थे, आपको याद होगा कि पिछले दौर में वजीर आजम थे वो बार बार कहते थे कल वो फला बंद होगा, परसों वो होगा, उनके वज़रा भी डेट ऐलान करते थे, टाइम ऐलान करते थे, लोगों का नाम ऐलान करते थे। तो वो अपने दौर को ना भूले, भूलना नहीं चाहिए। आप जो बोएंगे वही काटेंगे, जैसी को तैसी होता है। मगर मैं समझता हूँ इंतकाम के तौर पे इसको टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुल्क का मामला नैब नहीं है, मुल्क का मामला है लोगों के अंदर ट्रस्ट कायम करना, गुड गवर्नेंस कायम करना। वो गवर्नेंस जो 2014 से लेकर के नवाज शरीफ के दौर 2017 तक था, जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, मुल्क में तरक्की हो रहा था, मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, सबको साथ लेके चल रहे थे, खारजा पॉलिसी ठीक थी। तो वो हमें आवाम को ये चाहिए। आवाम को किसी के साथ इंतकाम लेने का कोई उनके साथ उनका ये मसला नहीं है। तो सर ये क्या होगा? ओपन एंडेडली मामला चलते रहेंगे, फिर से दोबारा से तहकीकात होंगी? क्योंकि अगर पार्लियामेंट को वापस जाता है मामला तो भी 6 महीने, अगर काकड़ साहब की बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो 6 महीने तो पार्लियामेंट ही नहीं है। तो ये कोई हवा में ये तीर की तरह कोई आपकी तरफ फेंका जाएगा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा जो मौजूदा लोग हैं जिन्होंने इस्तिस्ना लिया है इस तरामीम की बुनियाद पर? देखिए, एक बार जो चीज हो गया, पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन में तो कुछ नहीं हो सकता, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि जो हमारे मुंसिफ साहबान है वो बड़े जामे तरीके से इसको कोई इस पे ऑर्डर करेंगे, ये पार्लियामेंट की तरफ बॉल नहीं फेंकेंगे, और अगर पार्लियामेंट ने कोई ठीक काम किया तो उसको ऐसे तरीके से सराहेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। अब पाकिस्तान में इतना तहम्मुल नहीं है लोगों में कि बार बार पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान पिंग पोंग एक टेबल टेनिस होता रहे। जिसको बेहतर समझे उसी तरह का जो अवाम के मफाद में हो, जो पाकिस्तान के मफाद में हो, जो आइन और कानून के ताबे हो, वो फैसला करना चाहिए। ठीक है सर, आइन तो ये मुद्दत देता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब हैं वो मजीद रहना चाहें तो 9 तारीख को उनकी खत्म हो रही है डेट, लेकिन उस वक्त के बाद भी अगर वो रहना चाहें, क्योंकि सुना जाता है और कहा जा रहा है कि 6 महीने का उन्होंने शेड्यूल अपने अमले को कहा है कि तैयार कर लें। तो एक ने तो चलें चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान ने तो जाना है, वो तो आइन के मुताबिक है, लेकिन ये आपको लगता है लंबा रहने का इरादा रखते हैं? देखिए जी, आरिफ अलवी साहब को जो आइन अख्तियार देता है वो उनका हक है और उनके अपने फराइज अदा करने के लिए हक इस्तेमाल करें, मगर वो अपने अवान सदर को और अपने मनसब को अपने जात के लिए, अपनी पार्टी के लिए, किसी फर्द के लिए इस्तेमाल ना करें, पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के जमहूर के लिए इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूँ कि रहने में कोई मुज़ायका नहीं, मगर अगर वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, आइन के लिए, जमहूर के लिए मसाइल पैदा करेंगे तो फिर वो नामुनासिब सी बात है। बहुत शुक्रिया आपका निहाल हाशमी साहब, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर वक्फा लेने जा रहे हैं, वक्फे के बाद आते हैं जहांगीर जदून साहब से पूछेंगे ये जो नैब की तरमीम के हवाले से जो फैसला महफूज किया गया है वो किसको महफूज करेगा और किसको गैर महफूज। चीनी के हवाले से तो चीनी के ऊपर जो एक मखसूस रिपोर्ट आई है सामने, वो जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से उसकी कार्रवाई करवाई है और फिर उसके बाद देख रहे हैं हम कि कहा जाता है कि लाहौर के एक मखसूस जज हैं जिनके सामने ये अपील्स फाइल होती हैं, ये जो सट्टेबाज हैं, ये जो शुगर मिल्स माफिया हैं, ये जो कारखाने चलाने वाले हैं, वो मखसूस जज के पास जाकर ये फैसले करवा लेते हैं और ये स्टेज ख़त्म करने पड़ेंगे। और याद रहे कि 70% जो हमारी ग्रोथ है इस वक्त गन्ने की वो कम हुई है, तो इस पर भी फौरी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। ईरान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं वो बड़ी मजीद इनको सख्त कर दिया गया है। साथ साथ FBI एक्टिव हो गया है, तमाम चीनी के जो कारखाने हैं उनके अराउंड घेरा तंग हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि आज नैब के तरमीम के ऊपर जो PTI चेयरमैन की एक दरख्वास्त थी, आज उसकी समाअत मुकम्मल हो गई है, फैसला महफूज हो गया है। इस पर जो आज कमेंट सामने आए हैं, चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि ऐसा हम जिस तरह जैसे 1-2-1 का फैसला नजर आता है, लेकिन आज जो बंदयाल साहब हैं मोअज़्ज़ज़, उन्होंने ये फरमाया है कि ये हम वापस पार्लियामेंट को भेज दें तो हम उनको कह नहीं सकते, पार्लिमानी जो एरिया होता है या दायरा कार होता है उसमें हम एंट्री नहीं कर सकते या हम उसको चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं, लेकिन हम ये बात वापस पार्लियामेंट को नहीं भेज सकते क्योंकि ये हमारा दायरा कार नहीं है। तो उनका दायरा कार ये है कि स्ट्राइक डाउन करा जा सकता है, लेकिन ये दायरा कार नहीं है कि वापस पार्लियामेंट को ये बिल भेजा जाए और उनको कहा जाए कि इसको कीजिए। तो इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जहांगीर जदून साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एडवोकेट जनरल रहे हैं साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। जरा फरमा दीजिएगा, एक तो ये जो FBI एक्टिव हो गया है, ये जो चीनी का एक क्राइसिस है, फिर एक मखसूस जज और स्टेज के हवाले से जदून साहब पहले अगर बात कर लें, फिर हम नैब तरमीम पर आ जाएं। ये देखिए, ये तो अब जहाँ पे केस मार्क होते हैं, असल में जिस भी हाई कोर्ट में जाए उसकी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो होता है उसका प्रीरोगेटिव होता है, उसके सामने एक लिस्ट आती है जो डेली हमारी डायरी होती है, तो उसके मुताबिक फिर वही केस मार्क करते हैं। तो ये अगर कोई इतना बंदा ताकतवर है कि चीफ जस्टिस से केस किसी मखसूस जज के सामने लगवा लेता है, तो फिर इसमें कोई ये नीचे वाला अमला मुलव्वस हो सकता है जो चीफ जस्टिस के साथ काम करता है, या वो उनको इन्फ्लुएंस करता है या कोई और तरीका, क्योंकि आपको पता है जितने भी माफियाज होते हैं उनके हर जगह पे टेंटिकल्स होते हैं, वो पहुंचे होते हैं कि जी किस जगह से क्या काम कराना है। तो इस मुल्क के अंदर तो कोई काम जो है नामुमकिन नहीं है, अगर आप पैसा इस्तेमाल करते हैं तो यू कैन डू एनीथिंग। तो इसमें तो मेरे ख्याल में ये पॉसिबिलिटी है, कोई अगर बंदा क्लेम कर रहा है जी एक मखसूस जज के, तो फिर ये अगर आपकी और हमारी आवाज़ और लोगों की आवाज़ चीफ जस्टिस साहब सुन रहे हैं तो उस जज के पास दोबारा ये केस न लगाएं, किसी और के पास लगाएं। और गवर्नमेंट को इतराज़ करना चाहिए जी, अगर आपके मुसलसल अगर चीनी के केस एक ही जज के पास लगते हैं और वो शुगर माफिया रिलीफ ले रहा है तो किसी और जज के पास लगाएं, इसमें क्या वो तो नहीं है, वो कह सकती है गवर्नमेंट। सर वो नैब तरमीम पर तो कुछ कह नहीं सकती गवर्नमेंट क्योंकि वो रही नहीं गवर्नमेंट, अब ये निगरान गवर्नमेंट है। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि मरियम साहबा कहती हैं कि मैंने नैब की तरमीम से फायदा नहीं उठाया, शहबाज शरीफ कहते हैं मैंने नहीं उठाया, इमरान खान साहब कहते हैं उन्होंने नहीं उठाया, तो ये नैब तरमीम का फायदा आखिर हुआ किसको है? और अगर ये स्ट्राइक डाउन हो जाती है तो फिर नुकसान भी किसी को नहीं होगा। नहीं, जब से नैब के 2 अमेंडमेंट्स आई थी, एक चैलेंज है, इसके बाद भी काई वो नहीं अभी चैलेंज है उसका हिस्सा बना है। बेसिकली सबसे पहले जो क्वेश्चन कोर्ट ने उठाया था इसकी मेंटेनेबिलिटी पे, क्या इस किसके फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुए हैं और कौन हमारे सामने आया है। तो उन्होंने कहा जी एक ही पार्टी का जो सरबराह था इमरान खान वही आए हैं, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर तो कोई बंदा नहीं आया। देखिए बाज़ लोग जो नैब के अंदर बेगुनाह रह के आए हैं, 1-1 साल 2 साल, पिछली जो PMLN की गवर्नमेंट थी, मुख्तलिफ आप नाम लेने से टाइम ज़ाया होगा, आपको पता है, नाजरीन को पता है, तो उसमें उन सब ने कहा जी कि नैब के अंदर तरमीम हो, नैब को, बल्कि शाहजहां खान अब्बासी तो कहते हैं जी नैब को सिरे से ख़त्म ही कर दी जाए। कि अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें 1947 के बाद तो एबडो आया, प्रोडा आया, उसके बाद एहतसाब एक्ट आया, फिर जितने इसके किस्म के केस आते हैं प्रीमा फेशी तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और फिर इसके बाद खासकर पिछले जो 2017, 18, 19 के अंदर जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा जी ये नैब का इदारा जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बंदों को 1 साल 2 साल जो है आप डिटेंशन में रख के विदाउट एनी कन्वेक्शन या कन्वेक्शन होने के बाद बरी हो जाते हैं, तो उनकी ना कोई कंपनसेशन है, ना नैब की कोई चेयरमैन पे किसी ने केस किया है, कोई 182 कोई और कंपनसेशन, कोई मतलब है किसी बंदे के पास क्या रेमेडी है। अगर उसको 2 साल के बाद कहते हैं जी आप तो एक्विटल हो गई, आप बेगुनाह थे, तो उसका जो आप देखें फवाद हसन फवाद देखें, आज चीमा देखें, 2-3 साल बेचारे फैमिली उनकी देखें किस तरह सफ़र की है। मतलब कोई भी बंदा बेगुनाह हो, पॉलिटिकल पार्टी का ना हो, कोई भी बंदा बेगुनाह हो। नैब के अंदर कितने लोग मर गए हैं, नैब की कस्टडी में मरे हैं, तो वो बड़ा मतलब है ड्रकोनियन किस्म का लॉ है और ये क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। नैब को ट्विस्ट करके यूज किया जाता है फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। तो अभी लेकिन जदून साहब नैब अभी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला है वो ये नहीं है कि नैब के कवानीन ड्रैकोनियन है या नहीं है, उनके ऊपर जो तरमीम हुई है वो कितनी दुरुस्त है, कितनी आईनी है, और क्या ये करप्ट लोगों को छोड़ रही है या इसको किसी ने गलत इस्तेमाल किया, दैट इज द क्वेश्चन। तो उस पर आपको क्या लगता है, व्हाट इज द मुमकिन पोजीशन जो वो ले सकते हैं?
देखें, नैब की वो जितनी भी तरमीम की गई, सबसे पहले 90 डेज का रिमांड था, उन्होंने पहले उसको 14 दिन का किया है। उसका सबसे बड़ा फायदा तो अभी इमरान खान को होगा कि वो अगर नैब की कस्टडी में जाते हैं तो ही विल बी नॉट फॉर 90 डेज रिमांड, वो 14 दिन का, वो 14 दिन की जगह पर उन्होंने दोबारा अमेंडमेंट की, अभी 30 डेज का है, तो स्टिल 2 महीने से 3 महीने से वो 1 महीने पे लेके आए। तो इसमें मेरे ख्याल में किसको इतराज हो सकता है कि अगर रिमांड एक फिजिकल कस्टडी किसी बंदे की नैब के अंदर जाती है तो वो 90 डेज के अलावा 30 डेज हो जाएगी। और इसमें आगे फिर जो नैब की कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट, उसके पास बेल की पावर नहीं थी, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन में जाते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन डिस्क्रिशनरी होती है, इक्विटेबल होती है। तो उसके लेकिन बाद सर अगर ये ठीक है, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, ये बिल्कुल सही तरमीम है, सही तरमीम है, लेकिन मैं कह रही हूँ उसका फॉल आउट इफेक्ट क्या होगा? इंक्वायरीज ओपन एंडेड खुली हो जाएंगी, दोबारा से खुल जाएंगी, ओपन एंडेड मामला चलते रहेंगे, दोबारा से एक तहकीकात शुरू होंगी। जी नहीं, अगर एग्जैक्टली अगर सुप्रीम कोर्ट पता नहीं पूरे जितनी भी अमेंडमेंट हुई उनको सारी को स्ट्राइक डाउन करती है या किसी शिक वाइज जो सेक्शन कहती है ये वाली ठीक है, बाज़ का चीफ जस्टिस ने इशारा दिया था कि बाज़ जो नैब की तरमीम है वो अच्छी भी हैं। अब हम नहीं पता कि जजमेंट आती है तो उसके अंदर पूरा ही उसको सेटिसाइड कर देते हैं या किसी मुख्तलिफ जो है उसकी सेक्शंस है उनको सेटिसाइड करते हैं। तो उसके बाद अगर कोई सेक्शन सेटिसाइड होती हैं या पूरा लॉ सेटिसाइड होता है तो फिर उसके रिपरकशन देखने पड़ेंगे कि जब से नैब की अमेंडमेंट आई थी तो जितने भी नैब कोर्ट थी उन्होंने कहा था जी ये जिस तरह मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है इसकी वो केसेस हैं, या जो बेनामी ट्रांजेक्शन है जिसके एसेट्स अभी पता नहीं चल रहा कौन डिटरमिन करेगा, तो उनके सारे केस उन्होंने वापस नैब के अंदर वो डंप हुए, वो उन्होंने अभी किसी फोरम को रेफर नहीं किए हैं, ना एंटी करप्शन को किए हैं, ना ही FIA को किए हैं, ना ही पुलिस को किए हैं। तो वो जो सारे यानी कि मामला फिर से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जदून साहब, थैंक यू, दैट्स ऑल आवर टाइम फॉर। लेकिन आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया जो हम खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर ये नैब तरमीम है, ये जो स्ट्राइक डाउन हो जाते हैं तो क्या होगा, अगर शिक वाइज कोई बात होती है तो उस पर क्या हो सकता है। पार्लियामेंट है नहीं, कौन इसको नजरसानी करेगा और कौन जाएगा नजरसानी की अपील में। हमें इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।